नजारे वो क्या बात हो गई, तूने दिल जो लगाया बरसात हो गई, तूने काजल जो लगाई बरसात हो गई। हो 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 हो। तूने जो मुस्कुराई वह क्या बात हो गई, तूने काजल जो लगाई मुलाकात हो गई। जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर के बाल केंद्रित की बातें करता है। बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें शिक्षा बालकों के लिए नहीं बल्कि बालक शिक्षा के लिए नहीं बल्कि शिक्षा बालकों के लिए बनी है, और शिक्षा जो है बालक के अनुरूप होनी चाहिए, बालक के मानसिकता के अनुरूप ही शिक्षा होनी चाहिए, पाठ्यक्रम बालक के अनुसार ही होना चाहिए, बालक का जिस प्रकार से मेंटलिटी होती है उसी प्रकार से उस सब्जेक्ट होना चाहिए, क्यूरिकुलम होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद कितनी भाषाओं में किया गया है, तो संविधान की 8वें अनुसूची में दी गई भाषाओं में किया गया है। यानी संविधान की अनुसूची में कितने जो भाषा है तो 22 भाषा है, यानी 22 भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। 22 भाषा कौन कौन सी है देख लेते हैं एक बार। अगर आओगे ऊपर से कश्मीरी, गुजराती, पंजाबी और महाराष्ट्री, मराठी, कन्नड़, असमिया, और उसके बाद बात करोगे तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिसी, ये सभी क्या है तो संविधान की में निर्मित भाषाएं हैं। और सिंधी जो है 15वें पर संविधान संशोधन द्वारा सिंधी 15वीं भाषा है, और नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 16, 17, 18वीं भाषा है, और वही मैथिली, संथाली क्या उसको कहते हैं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये 19, 20, 21, 22वीं भाषा है। एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी बच्चा जो है उससे डेली रिलेटेड से ही शिक्षा होनी चाहिए। मार्केट जाता है जैसे गणित का उपयोग करता है तो वैसी गणित होनी चाहिए। घर पे खेलता कूदता है, कोई बातें करता है तो उससे संबंधित नॉलेज होना चाहिए, हिस्ट्री, ये सभी का। और दूसरा बात कहता है कि पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। पढ़ाई को क्या किया जाए, रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। और यहाँ पर हालांकि 1-2 क्लास के बच्चों में तो रटाना बहुत आम बात है, रटाना पड़ेगा क्योंकि बिना रटाने से काम नहीं चलेगा। और उसके ऊपर जो है हालांकि एनसीएफ कहता है कि पढ़ाई को रटन प्रणाली से क्या किया जाए, मुक्त किया जाए। राष्ट्र पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, जो पाठ्यचर्या हो वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो बल्कि कैसी हो, बाल केंद्रित हो, यानी बालक के अनुरूप होनी चाहिए। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए,
जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है उसको विभिन्न प्रकार की गतिविधि से जोड़ा जाए, यानी प्रैक्टिकली कराया जाए या उसको किसी न किसी चीज़ से संबंधित करके किया जाए, यह एनसीएफ बातें करता है। उसके अलावा कहता है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी की तैयार किए जाएं। कैसे विद्यार्थी तैयार किए जाएं? तो राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था एवं इसको पूर्ण करने का कार्य निर्देशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया और इसका प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान। क्या है प्रमुख लक्ष्य? आत्मज्ञान, अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों के अवसर देकर, देखो अवसर कहीं शब्द दिख जाए तो पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है, यानी शिक्षक जो है ऐसा अवसर दे कि बालक स्वयं अपने ज्ञान का क्या करे? प्राप्ति कर ले। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी अपनी क्षमता और कौशल विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, तो वह हर विद्यार्थियों को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाए, यानी सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों को मौका दिया जाना चाहिए कि वह जो है अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को, अपनी कलाओं को व्यक्त कर सके। एनसीएफ 2005 के प्रमुख सूत्र क्या है? तो बिना भार के अधिगम, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। अब आजकल प्राइवेट स्कूलों में जो है शिक्षा इतना मतलब भारी बैग जो बचपन से ही इतना भारी भारी ले जाता है, हम लोग उठाते हैं तो थक जाते हैं, इतना भारी बैग होता है। अब समझो एनसीएफ भी कहता है बिना भार के अधिगम, लेकिन अभी भी बैग में तुम्हारा पूरा भरा रहता है जैसे ईंटा पत्थर भरे हों, तो उससे बच्चे का विकास ही नहीं होगा, हाथ कंधा नहीं मजबूत होगा, बॉडी नहीं बढ़ेगी। ये सब कारण है बचपन के, लेकिन ध्यान ही नहीं कोई दे रहा है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय पाठ्य एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव क्या क्या हैं, ये भी देखते हैं। बालक सक्रिय है, बालक एक्टिव माना गया है, पैसे नहीं। बालक अगर देखो सक्रिय शब्द मिलेगा तो वहाँ देखते ही क्या करना है? पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। वह स्वयं से जाने और सीखें एवं नई नई चीज़ों को आजमाएं, जोड़ तोड़ करें, गलतियां करें और स्वयं सुधार करें। बालक को सक्रिय माना गया है और इसमें कहा गया है कि बालक को ही अपने हिसाब से करने दो, तोड़ फोड़ करने दो। बच्चे देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको खिलौने देना चाहिए। अब खिलौने दोगे, तोड़ेगा बेचारा, डांट खाएगा, डांटो मत। और जितना जोड़े तोड़े उसको बिल्कुल अपने मन से करने दो। मैं एक चीज़ के विरोध में रहता हूँ, जो बच्चों को होमवर्क दिया जाता है मैं समझता हूँ फालतू काम है, क्योंकि बच्चे को बिल्कुल खुला छोड़ो। अब बिल्कुल जब खुला छोड़ोगे तो अपना दिमाग चलाएगा, एक से एक ऐसा जुगाड़ चलाता है कि आप सोच भी नहीं सकते ऐसा ये बच्चा कर सकता है। तो बच्चा को होमवर्क जितना, सभी टीचरों से रिक्वेस्ट है कि देखो होमवर्क मम्मी पापा की मांग रहती है कि बच्चा बधा रहेगा, जबकि आप लोग एक टीचर हो और आप लोगों को समझना चाहिए कि बच्चों को बांध के नहीं रखना है, ठीक है। और बच्चों को जितना खुला छोड़ोगे उसका दिमाग उतना तगड़ा होगा, मेंटली सही होगा, शारीरिक सही होगा, फिजिकली, और हर तरफ से उसका विकास, नैतिक विकास होगा। अब का पता चले होमवर्क दे दिए बहुत बड़ा बड़ा और कर ही नहीं पाया और गुस्से में रहेगा, उसका नैतिक पतन होगा। आएगा भले बैठ के करेगा और करेगा ही नहीं, 2-4 दिन करेगा फिर करेगा ही नहीं, फिर तुम मारोगे, घर वाले भी मारेंगे, तो उसका मेंटली डिस्टर्ब होगा, नैतिक विकास का पतन होगा और फिजिकल तो नीचे जाएगा ही, मेंटली भी नीचे जाएगा। तो मैं जो है होमवर्क देने के विपरीत रहता हूँ। आगे पॉइंट देखते हैं। बालक सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। एनसीएफ 2005 कहता है जो सीखना होता है वह क्या है? तो एक सामाजिक और सक्रिय गतिविधि है, यानी सीखना सामाजिक गतिविधि है और एक सक्रिय गतिविधि है। सीखने में यांत्रिकता यानी बार बार नहीं होनी चाहिए। देखो आप ही लोग हो, कोई भी चीज़ अगर खाना ही समझो, बिना खाना के व्यक्ति नहीं रह सकता है। अगर एक हफ्ता उसको दाल चावल दाल चावल दाल चावल ही खिला जाए वो बोर हो जाएगा और वह खाएगा नहीं।
कितना भी बढ़िया अगर टेस्ट रसगुल्ला तुमको मिल रहा है, रोज रसगुल्ला, रोज रसगुल्ला, रोज रसगुल्ला, रोज छेना, रोज मिठाई मिल रहा है, तो भी आपका मन भर जाता, नहीं खाते उसको। उसी प्रकार एनसीएफ भी कहता है सीखने में कोई भी चीज को बार बार नहीं होनी चाहिए। सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। देखो कोई भी चीज अगर तुम ही हो, अगर अच्छे मन से यहाँ पढ़ाई करते हो तो सीख जाओगे, और सोचोगे मैं ये पढ़ूँ वो पढ़ लो सीटेट के लिए, वो इनका वीडियो देख लो उनका वीडियो देख लो, तो किसी में कोई नहीं होता है। हर टीचर अपने आप में परफेक्ट होता है, वह अच्छा देने की कोशिश करता है, और इसीलिए कहा गया है डर और अनुशासन के बजाय आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। शांति से पढ़ो, संतोष से पढ़ो, वो बिल्कुल समझ में आएगा। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए एवं उसकी भाषा संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। एनसीएफ 2005 कहता है बालक को हर जगह क्या माना जाए, महत्वपूर्ण माना जाए, और उसकी जो भाषा और संस्कृति है उसको सम्मान दिया जाए, यानी बहुभाषिकता की बातें करता है। ऐसा नहीं कि अगर कहीं दक्षिणी भारत का बालक है उत्तरी भारत में आएगा उसकी संस्कृति अलग है, आप कहोगे इसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ऐसा कहना ही नहीं है। आपको बच्चे को भगवान के रूप में मानना है, वो जैसा जैसा रहेगा तुमको उसी हिसाब से करना है, ना कि बच्चा तुम्हारे हिसाब से करेगा। इस चीज को आप सभी लोग ख्याल रखना। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या की सभी गतिविधियों में भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। बच्चा जो गांधी, यहाँ तक गांधी जी भी बात करते हैं कि छोटी क्लास जो बच्चा हो कम से कम 5 तक उसको शिक्षा दी जानी चाहिए, मातृभाषा में दी जानी चाहिए। और गणित भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि गणित के अलावा जो है मानसिक विकास नहीं होता है। हालांकि गणित का डिटेल में पेडागॉजी तो हम गणित मैथ पेडागॉजी में पढ़ेंगे, उसमें सभी परिभाषाओं को देखेंगे। तो प्राथमिक स्तर पर सभी गतिविधियों में भाषा व गणित को क्या माना जाए, महत्वपूर्ण स्थान माना जाए। बहुभाषिकता कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं यानी त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है। एनसीएफ 2005 कहता है कि कितनी भाषाओं की बात करता है, 3 भाषाओं यानी त्रिभाषा की बातें करता है। एक उसकी मातृभाषा हो जाएगी, एक इंग्लिश हो जाएगी, और एक कोई और भी लैंग्वेज हो सकती है, त्रिभाषा। और इसमें 4 कौशल जो दिया गया है LSRW, कौन सा, LSR और W, लिस्टनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग, यानी बच्चों में 4 प्रकार की कौशल, एनसीएफ 2005 4 प्रकार की कौशल की बात करता है। 2 ग्रहण वाला होता है, 2 एक्सेप्ट मतलब उसको उत्पादित करने वाले होते हैं। जैसे सुनकर, पढ़कर किसी चीज को ग्रहण करते हो, और बोलकर, लिखकर उसको रिप्रेजेंट करते हो। तो एनसीएफ 2005 4 कौशल की बातें करता है। आकलन व मूल्यांकन, सतत व व्यापक मूल्यांकन, यानी आकलन व मूल्यांकन कैसी होनी चाहिए, तो सतत व व्यापक यानी CCE की बातें करता है। CCE रचनात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन, और क्लास 10th बोर्ड की परीक्षा ऐच्छिक की बातें भी करता है। जो CCE होता है यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी सतत व व्यापक मूल्यांकन। मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन किस लिए होना चाहिए, ताकि जो कुछ बढ़ाएगा देखा जाए वह कितना सीखा है, और बच्चा अगर गलती करता है तो उसकी गलती को पॉजिटिव वे के रूप में आपको लेना है। उसके बाद 10 तक क्लास कैसी होनी चाहिए, तो ऐच्छिक होनी चाहिए। एक होता है रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, पूछ लूँ एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म क्या है, तो कार्य करते हुए अगर कोई चीज़ पूछा जाए, उसका आकलन किया जाए और उसका तुरंत आंसर दे दिया जाए, मतलब तुरंत कार्य हो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तुरंत मैं सवाल पूछ लूँ, ऐसे कोई कार्य हो रहा है स्कूल में, तुरंत वहाँ से अगर पूछ लो तो इसे कहते हैं रचनात्मक आकलन या फॉर्मेटिव असेसमेंट। एक होता है निदानात्मक आकलन। निदानात्मक आकलन में क्या होता है, कारण जानना, निदान करना, कारण जानना। जैसे कोई बच्चा पढ़ते पढ़ते, जैसे देखो आप अगर कहीं डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो ये तो है ना, पहले वो तुरंत सुई लगा देगा, फिर पूछेगा हाँ जी बोलो क्या है, तबीयत क्या हुआ है, ऐसा तो है नहीं।
तो इसी प्रकार बालक को पहले उसकी गलतियों को देखा जाता है और गलतियों को देखने के बाद उसका जो है गलतियों को देखना निदानात्मक आकलन होता है और उसी को फिर अच्छे से मतलब उसकी गलती को सुधार किया जाता है निदानात्मक आकलन के अंतर्गत ही। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, यानी ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी सूचना उसको ज्ञान मान लिया जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को दी जाने वाले शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ज्ञात से पहले बच्चों को ज्ञात की चीज़ें बताओ, जो चीज़ जानता है, फिर उसके बाद अज्ञात की चीज़ों के बारे में चर्चा करो। मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त मतलब क्या होता है, जो दिखाई दे, जैसे व्हाइट बोर्ड दिखा दो, चतुर्भुज आयत जैसा होता है, उसके बाद आयत या वर्ग के रूप में पढ़ाओ, तो क्या होगा, मूर्त से अमूर्त की ओर। शिक्षण सूत्रों पर अधिक जो प्रयोग किया जाए। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए। देखो किसी बच्चे को बार बार मारोगे तो उसको हो जाए क्या, ये तो 2-4 मारेंगे, बात खत्म हो जाएगा। तो आपको पुरस्कार भी बार बार नहीं देना है। जो स्किनर महोदय हैं, उन्होंने एक सतत पुरस्कार सतत उसको क्या कहते हैं, उद्दीपन, पुनर्बलन और असतत पुनर्बलन, तो हमेशा सतत नहीं देना चाहिए, असतत पुनर्बलन सबसे अच्छा होता है। तो सजा व पुरस्कार की भावना को क्या किया जाए, सीमित किया जाए। सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। सह शैक्षिक गतिविधि जो होती है उसमें किसको भी जोड़ा जाए, अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। विशाल व मोटी किताबों शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। एनसीएफ 2005 भी कहता है जो मोटी किताबें होती हैं वह शिक्षा प्रणाली के असफलता का प्रतीक होता है। हालांकि अभी तो बदलाव किया गया, लेकिन उसका बदलाव का कोई महत्व नहीं, टीचर के लिए माथा पच्ची हो गया। देखो जैसे सेट, रिलेशन और फंक्शन, ये तीनों चैप्टर पास ही पढ़ा जाता है, तो इसको कोई कुछ चैप्टर 11 में दे दिया, कुछ चैप्टर 12 में दे दिया, पढ़ना तो तीनों एक साथ ही रहता है। ऐसे मैट्रिक्स का में भी किया है। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स और सारणी एक पास ही होना चाहिए। मैट्रिक्स पढ़ने के बाद सारणी पढ़ा जाना चाहिए, जबकि सारणी और मैट्रिक्स का जो चैप्टर का क्वेश्चन घाल मिल करके दिया। अब क्या जो सिलेबस तो कुछ समझ में नहीं आता है। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। जो बालक के मूल्यों का निर्माण होता है वह शिक्षक के द्वारा ही निर्माण होता है। तो ऐसा वातावरण बनाया जाए, स्कूल का माहौल बनाया जाए, जिससे उसके अंदर मूल्यों का विकास अपने आप हो जाए, पनिश देकर नहीं बल्कि अपने आप वातावरण से ही हो जाए। बच्चों के स्कूल से बाहरी जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान किया जाए। वही बातें कहता है कि क्या पता तुम बच्चे को पूरा होमवर्क दे दो 2-3 पेज, आए बेचारा वो टेंशन में स्कूल में भी है टेंशन में घर पे भी रहे, वो कुछ खेलेगा ना कूदेगा, दिमाग क्या दौड़ाएगा घंटा। और तो इस चीज़ को कम किया जाए। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दे। तो पुस्तकालय में पुस्तक चुनने का अवसर जो है स्वयं देना चाहिए, ताकि वह अपने हिसाब से चुन सके। ऐसा नहीं मेरे पापा कहें गणित पढ़ने को तो गणित पढ़ना, मेरे पापा को इंग्लिश कहें तो इंग्लिश पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपने हिसाब से चुन सकता है। पहले तो मैथ से जितने लोग डरते थे, हमसे जितने लोग मैथ पढ़ने लगे, अब तो कहते हैं सर मैथ बहुत अच्छा लगता है, मैथ के अलावा आप कुछ लगाता ही नहीं। तो सबसे मुख्य होता है शिक्षक की भूमिका। शिक्षक किस प्रकार से उसको बच्चों को ट्रीटमेंट कर रहा है। कितने लोगों को तो मैथ मतलब डर लगता था, लेकिन एक दिन पढ़ाता हूँ उसके बाद तो कहते हो वाह सर जी मज़ा आ गया, अच्छा लगता है मैथ। और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दे। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त या वार्षिक महोत्सव हो गया, इसमें सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि मनोरंजन को बढ़ावा देना चाहिए। सादगी जैसे नैतिक मूल्य हो गए, सादगी हो गए, सौंदर्य बोध हो गए, इसको बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। जैसे देखो आधुनिक युग है, इसमें टेक्निक का जमाना आ रहा है, कुछ ना कुछ हमेशा विकास होता रहा है, तो जो नवाचार होता है उसको समय समय पर पहुंचाया जाए।
समुदाय को, अब जैसे कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर पहुंचा ही नहीं रहे हो, कंप्यूटर का ज़माना आया है, तो समय समय पर उसको क्या करो, पहुंचाओ उसके पास, स्कूल में प्रोवाइड किया जाए, जिससे बच्चे का विकास जो है हो सके। कम्युनिटी को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दे। जो समुदाय होता है उसको एक मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण। हालांकि पहले ही हमने बता दिया कि पाठ्यक्रम का जो निर्धारण करना है वो बाल केंद्रित बच्चों के अनुरूप ही करना है। तो मानसिक स्तर जिस प्रकार होता है उसी प्रकार क्या करना होना चाहिए, उसके पाठ्यक्रम होना चाहिए। शांति को बढ़ावा दें। महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम की योजना करना, यानी महिलाओं को के प्रति आदर का भाव विकसित करने का वातावरण दो और जिम्मेदारी की भावना को समझें। अगला है बालकों के चौमुखी विकास पर आधारित हो। बालकों के चौमुखी विकास पर आधारित हो, यानी बालक के ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि चौमुखी विकास हो, मानसिक स्तर, सामाजिक स्तर, नैतिक स्तर, शारीरिक स्तर, सभी का जो है पूरा विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल ज्ञान ही दे दिया, बाकी किसी का ख्याल ही नहीं किया। बेचारा पढ़ लिख के इतना विद्वान हो गया कि उसको नैतिक मूल्य पता ही नहीं है, सामाजिक मूल्य पता ही नहीं है, तो उस शिक्षा का क्या लाभ। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना, यानी सब देखो समावेशी वातावरण मतलब सभी का समावेशन वातावरण। अगर एक क्लास में सभी बच्चे हैं तो और ज़्यादा सीखेंगे, क्योंकि बच्चे जो समाज से ही ज़्यादा सीखते हैं, अपने जो उनके साथी व्यवहार होते हैं उनसे ज़्यादा सीखते हैं। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक का ज्ञान स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थ में बदलने के प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। एनसीएफ 2005 कहता है कि शिक्षक जो है एक सुगमकर्ता के रूप में होने चाहिए, ना कि एक शिक्षक के रूप में होना चाहिए। बालक जो करते रहे और वो जहाँ पे फंसता है तो उसको जो है शिक्षक क्या करें, निर्देशित करें, बताएं। तो शिक्षक को किस रूप में बात करता है, तो सुगमकर्ता के रूप में। एनसीएफ 2005 में बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, प्रत्येक बच्चे की सीखने की प्रति गति अलग अलग होती है और सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्धि सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने अर्थ का निर्माण करते हैं। जैसे समाज के प्रति तुम्हारी जो मानसिकता, कोई भी व्यक्ति ना बचपन से बुरा होता है ना बचपन से अच्छा होता है, समाज जिस प्रकार उसको ढालता है उसी प्रकार से वह ढल जाता है। तो उसका जो पूर्व ज्ञान है उसी के अनुरूप ही वह अपना गतिविधि का मतलब गतिविधि के आधार पर अर्थ निर्माण करता है। तो बच्चों को भी जो है पूर्व ज्ञान को मान्यता देना चाहिए। एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देता है। वो 5 विधियां कौन कौन सी इसको देखते हैं। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग की बातें करता है, यानी कोई भी चीज़ सीखना हो करके सीखे, जोड़ तोड़ करके सीखे, प्रैक्टिकली सीखे, प्रयोगशाला रूप में। निरीक्षण विधि यानी इंस्पेक्शन मेथड, किसी भी चीज़ को सीखना हो तो निरीक्षण विधि द्वारा निरीक्षण करके स्वयं सीखे। परीक्षण विधि, परीक्षण करके सीखे। सामूहिक विधि, एक ग्रुप में होकर के सीखे। मिश्रित विधि, अपने अनुसार कई विधियों का मिश्रित करके भी सीख सकता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के 2005 में किसकी समझ प्राप्त होती है, तो रचनावाद की, कंस्ट्रक्टिव विज में, यानी बालक कैसा होना चाहिए, रचनात्मकता की ओर बढ़ावा देता है, रचनात्मक होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, तो सुगमकर्ता या सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए, फैसिलिटेटर के रूप में होना चाहिए। एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो बहुभाषावाद यानी मल्टी लिंगुअलिज्म होना चाहिए। एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, यानी लर्निंग बाय डूइंग पर। तो आज के सेशन